शुभस्पति पुरुभुजाचनस्य तम्। तो आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक वो है आयुर्वेदिक केस टेकिंग, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो केस टेकिंग इज़ एन आर्ट, इट्स अ साइंस। इस आर्ट को और साइंस को अगर हम प्रॉपरली समझ पाए और सही तरीके से डिटेल हिस्ट्री ले पाए पेशेंट की, तो हमें उसकी संप्राप्ति भंग करने में मदद होगी। उस पेशेंट की पूरी पर्सनैलिटी हमें समझ में आती है, इंटरनल पर्सनैलिटी और एक्सटर्नल पर्सनैलिटी। भागवत जैसे बोलते हैं कि जनस्य आशया लक्ष्य यो यथा परितुष्यति तम तथैवानुवर्तेत पराराधन पंडिता। मतलब दूसरे के बॉडी लैंग्वेज को देखकर या उसको क्या चाहिए है ये आपको समझते आना चाहिए। और मैंने इसको थोड़ा मॉडिफाई किया है, मनस्य आशय आलक्ष्य यो यथा परितुष्य। दूसरे के मन में क्या है ये भी आपको समझना है, दूसरे के तन में क्या चल रहा है ये भी आपको समझना है। ये अगर आपको समझ में आ जाएगा और ये डॉक्यूमेंट हो जाएगा प्रॉपरली आपके पेपर के ऊपर, तो आपको बहुत सारी चीज़ें, अवस्थाएं समझ में आ जाएगी, कैसे कौन सी दवाएं कितनी मात्रा में देनी है सब समझ में आने लग जाएगा। सो आयुर्वेद केस टेकिंग जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें सब डिटेल दिया है। दुष्यम देशम बलम कालम अनलम प्रकृतिम वया सत्वम सात्म्यम तथा आहारम अवस्थाश्च पृथक विदा, सभी की सभी फैक्टर्स हम कवर करते हैं। तो कैसे लेना है देखते हैं। जो हमारा स्टैंडर्ड केस पेपर रहेगा, लॉन्ग केस पेपर, उसमें पहले दिनांक लिखना है आपको, कौन सा डेट है, वो हो सके तो तिथि लिखना उसकी, रादर देन राइटिंग 12 जनवरी 2024। आप ऐसे लिखिए उसकी कि पौष कृष्ण 13, वो क्या है क्यों है उसका आपको बाद में समझ में आएगा। फिर पूरा नाम, पेशेंट का पूरा नाम लिखना है। जब आप किसी को नाम पूछते हो तो उससे भी हमें बहुत कुछ समझ में आ जाता है। जैसे मैंने आपको पूछा आपका नाम क्या है, पेशेंट आया तो बोलेगा मेरा नाम सौम्या है सर। तो उसने अगर इतना ही बोला तो समझ लेना वो सेल्फ केंद्रित व्यक्ति है। जो व्यक्ति पूरा नाम बोलता है अपना, मेरा नाम मयूर चंद्रकांत सुराना है, इसका मतलब वो अपने पिताजी को भी उतना महत्व देता है, अपने फैमिली को भी महत्व देता है। तो आदमी क्या बोलता है उससे भी अपने को बहुत चीज़ें समझ में आ जाती है। फिर और नाम से हमें बहुत सारी चीज़ें, कास्ट का पता चल जाता है, तो कम्युनिटी का, कल्चर का, अपने आप नाम से ही बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती है। इसलिए नाम भी सही से लेना चाहिए। फिर पता, ये हमेशा हमारे पास पता पूरा होना चाहिए उसका, ताकि कभी हम उसके शहर में चले जाए तो उसके घर पे रुक जाए, है ना। देश सब कुछ पता होना चाहिए। फिर जन्म तारीख व वेळ, मतलब उसका जन्म कब हुआ है, उसका समय, ये आगे जाके जब हम इसका उपयोग राशि के हिसाब से चिकित्सा देने में इम्पोर्टेंट होता है। और पांचभौतिक चिकित्सा इसके ऊपर होती है, ये मैं इसको डिटेल में बाद में बताऊंगा। लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे, किसी का अगर जन्म का महीना दिसंबर है तो 5 महीने के बाद कैलकुलेट करना होता है कि दिसंबर से आगे 5वां महीना कौन सा आएगा, मई। तो मई महीना मतलब आपके उस व्यक्ति के गर्भावस्था का सेकंड महीना होता है। ये कैलकुलेट करने के लिए हमने 5 महीने आगे गए हैं, है ना। जिसका मंथ दिसंबर है उसका मई में रक्त धातु बना है सेकंड महीने में, और रक्त से ही पूरे अवयवों की निर्मित है ना। कोई भी ऑर्गेनोजेनेसिस में रक्त का ही रोल है। जीवा शोणित कफ प्रसादम, यकृत प्लीहा शोणित जऊ, अंतर की निर्मित भी वही। तो सब कुछ जगह रक्त का रोल है। और प्राणो ही शोणितम अनुवर्तते, प्राण माने क्या, प्राण ये शक्ति है, प्राण ये ऊर्जा है। प्राण डजेंट मीन ओनली ऑक्सीजन। प्रकर्ष अणु, प्राण मतलब प्रकर्ष अणु, उत्कृष्ट एटम जिसके अंदर है वो प्राण होता है। सो हमें रक्त धातु उससे समझ में आता है। दिसंबर बॉर्न, नवंबर बॉर्न वाले का रक्त धातु अप्रैल मई महीने में बनता है, और अप्रैल में मतलब ग्रीष्म ऋतु, तो उसके शरीर में इनबिल्ट हीट ज़्यादा होती है। इसे क्षारधर्मी प्रकृति कहते हैं। पांचभौतिक के जो जनक है दातार शास्त्री, उन्होंने ये ढूंढ के निकाला। ये कई संहिताओं में नहीं मिलेगा आपको, तो ये उनकी अपनी खोज है। क्षारधर्मी प्रकृति, अम्लधर्मी प्रकृति, उभयधर्मी प्रकृति, उत्तम प्रकृति, हीन प्रकृति, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन ये बेसिक डॉक्यूमेंटेशन पहले होना ज़रूरी है। फिर एज, एज से क्या इंपॉर्टेंस है कि चरक क्या बोलते हैं, कब तक आदमी युवा है, 30। हाँ, विवर्धमान वर्धमान अवस्था बोलिए ना। तो एज से भी हमें समझ में आएगा कि पित्त है, वात है, कफ है, एक बेसिक अंदाज आ जाएगा। जन्म का प्लेस कौन सा है उसका, वो प्लेस का भी अपना एक महात्म्य होता है। उसकी राशि कौन सी है, तो हमें राशि का भी विज्ञान पता चाहिए। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, कुंभ, मकर, कुंभ, मीन, ऐसे 12 राशियाँ होती है। और एक राशि का अमल प्रदेश बोला है। जैसे मेष राशि का कोई होगा तो उसका अमल सर पे जाता है, उसको शिरोरोग ज़्यादा हो सकते हैं। वृषभ रास, ये रोमांटिक रास कही जाती है, उसका अमल आँखों पे जाता है, उसकी आँखें बहुत प्यारी होती है। अमल मतलब उसका
ऑर्गन जिस पे वो अफेक्ट होता है या वो ऑर्गन उसका रिफ्लेक्ट होता है उस राशि में। तो ये राशि हमें पता होनी चाहिए पेशेंट की। नहीं होगी तो एक ऐप मिलता है, उसके ऊपर उसकी जन्म तारीख और वो ये डाला तो आपको उसकी राशि पर समझ में आ जाती है। उसका शिक्षण बहुत ज़रूरी है। शिक्षण से हमें पता चल जाता है वो व्यक्ति कैसा होगा। उसको अगर पूछो कि आपका एजुकेशन क्या है, उसने बड़ी बड़ी लंबी डिंगियाँ हाँकी, मतलब उसका ईगोइस्टिक नेचर है, वो बोलेगा कुछ नहीं सर ऐसा सीखा है, तो अपने आप उसको विनम्र है वो समझ में आ जाएगा। आगे जाके उसको काउंसलिंग कैसी करनी वो समझ में आ जाएगा। वो ये तो व्यक्ति कैसे बोलता है उससे हमें अपने आप बहुत चीज़ उसमें रज है, तम है कि सत्व है, वो हिस्ट्री देते देते अपने आप डिकोड होते चले जाता है। फिर उसका नक्षत्र, राशि और नक्षत्र भी 27 नक्षत्र बोले गए, अश्विनी, मघा, पुष्य, है ना, पुष्य नक्षत्र। हर एक नक्षत्र का एक वृक्ष होता है। मघा नक्षत्र का है, जैसे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है मेरा, तो उसका वृक्ष है पलाश। तो जिसका जो नक्षत्र होता है उस व्यक्ति को उस नक्षत्र का वृक्ष लगाने के लिए देना चाहिए। उसको बोलना चाहिए वृक्ष लगाओ, इस वृक्ष की सेवा करो। तो ये भी एक पार्ट होता है और उसकी हीलिंग में भी वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जो भी कोई बीमारी हो, नक्षत्र वृक्ष उसके लिए काम करता है। फिर उसका व्यवसाय कौन सा है, व्यवसाय से बहुत सारी चीज़ें। पॉइंट मतलब कौन से रेफरेंस में है, मतलब संहिता में? संहिताओं में नहीं, ये अन्य शास्त्रों में है। और वैसे भी जो आयुर्वेद में आता है कोई व्यक्ति, तो उसको ये अपेक्षित है कि उसने वेदांग का अभ्यास किया है, ज्योतिष शास्त्र का अभ्यास किया है, व्याकरण का अभ्यास किया है। ये अभिप्रेत होता है, लेकिन आज दुर्दैव है हमारे कि ऐसे सिखाया नहीं जाता कॉलेजेस में। कोई नहीं, इसको हम अलग एक सेशन लेंगे इसके ऊपर बाद में। फिर उसका व्यवसाय कौन सा है, नौकरी कौन सी। नौकरी से बहुत चीज़ें समझ में आती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई आचारी है, खाना बनाने का काम है, तो कंटिन्यूस उष्णता का संपर्क है उसका। उष्णता का संपर्क है तो उसमें क्षारधर्मी उष्णता होगी, उसको संतर्पण की आवश्यकता होगी, दूध की आवश्यकता होगी, गुलकंद की आवश्यकता होगी। ये सिर्फ व्यवसाय से समझ में आ जाता है। खेती का व्यवसाय है तो हमेशा बाहर रहेगा, अगेन धूप का काम है। एसी में काम कर रहा है तो स्वेदावरोध होना जायज़ सी बात है। तो सिर्फ व्यवसाय मात्र से हमें एक छोटे छोटे हिंट्स मिलना शुरू हो जाता है। फ़ोन नंबर, खास करके व्हाट्सएप नंबर सबका लेना चाहिए आजकल, ताकि हम इन लोगों का बाद में ग्रुप बना सकें। व्हाट्सएप ग्रुप हर एक पेशेंट का आपके पास होना, एक सभी पेशेंट से कनेक्टेड होने चाहिए ग्रुप में, ताकि हम ग्रुप मैसेजेस बाद में भेज सकें उनको। फिर काम का स्वरूप, उसको पूछना चाहिए आप दिन भर में कैसे टाइप का काम ज़्यादा है, आपको बैठा काम है, बहुत स्ट्रेस का काम है, बुद्धि का काम है, थकान ज़्यादा है। तो उसके हिसाब से अलग अलग चिकित्सा होती है। जैसे बुद्धिवादी व्यक्ति होते हैं, खास करके सीए है या बहुत कुछ है जिसको बहुत ज़्यादा बुद्धि का यूज़ करना पड़ता है, उसको जटामानसी फांट वगैरह जैसी दवाइयाँ जो होती है, तो दातार शास्त्री से कहते हैं बुद्धि इंद्रिय। बुद्धि भी एक इंद्रिय है, तो उस इंद्रिय की हमें चिकित्सा करनी पड़ती है। फिर उधर एसी है कि गर्म है, शिफ्ट ड्यूटी में काम करता है क्या, बहुत लोग वैसे होते हैं। शिफ्ट ड्यूटी वाले को खास करके सुबह हमें सोने के लिए बोलना होता है और फिर उठकर फिर खाना खाने के लिए बोलना होता है। आज जितना जागरण है उससे आधा सोने के लिए बोला है ना, तो ये अभी समझ में आता है। फिर अभी बहुत सारे लोग आईटी में काम करते हैं, तो उन सभी के लिए फिर आँख चक्षु प्रधानम इंद्रिया नाम, तो हिस्ट्री लेते लेते आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा कि नहीं भैया इसको तो इसका जॉब है, मुझे इसको यष्टि मधु देना ही है। कुछ कुछ द्रव्य उधर ही आ जाएंगे और फिर जैसे संप्राप्ति बनेगी वो आप उसमें फ्यूजन कर देना। अगर आप अपतर्पण होता है तो यष्टि मधु दोगे, या अगर संतर्पण होता है तो उसको अजमोदा दोगे, क्योंकि अजमोदा भी चक्षुष्य है लेकिन वो अपतर्पण होता है। तो ऐसा ये करते करते समझ जाता है। काम का टाइमिंग, उसका ऑफिस आवर्स क्या है, फिर वो वाहन प्रवास किससे जाता है ऑफिस, कौन सी व्हीकल, 2 व्हीलर में जाता है, 4 व्हीलर में जाता है, कितना टाइम लगता है उसे जाने में। 2 व्हीलर में जाता है, सामने से हवा आती है, तो बहुत लोगों का प्रतिशय का हेतु ये रहता है कि सुबह सुबह बाइक पे जाते हैं 15-15 किलोमीटर। और पूर्ववात जो बोला है, सामने से आने वाला वायु यानी एक विकारों का कारण है। तो इससे भी बहुत चीज़ें समझ में आ जाती है। इतना बेसिक उसका स्ट्रक्चर तैयार हो गया। उसके बाद फिर उसके अगर वो उसके पति का या उसके पापा का, उसके मम्मी का, उनका क्या प्रोफेशन है, वो क्या करते हैं, उससे एक फैमिली कल्चर हमें क्या है वो एक समझ में आ जाता है। फिर वर्तमान व्याधि वृत्त, अभी उसको क्या क्या हो रहा है मेन। तो उसमें जनरली शुरुआत ऐसे करना, पेशेंट को पूछो सर 3 ऐसी चीज़ें बताइए जो आपको सबसे ज़्यादा पीड़ा दे रही है आपके हिसाब से। फिर वो बोलेगा सर मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, मेरा डायबिटीज़ है। फिर उसको बोलना हमको रिपोर्ट वाला नहीं चाहिए, आपको क्या तकलीफ़ है। तो फिर वो बोलेगा सर पेट साफ़ नहीं होता है। अच्छा हाँ, तो उसको फिर और क्लैरिटी लाओ, पेट साफ़ नहीं होता है एग्जैक्टली क्या होता है, क्योंकि पेट साफ़ नहीं होता का भी अलग अलग अर्थ है। किसी को 5-5 बार पेट जा रहा मरता है उसको भी वो वही बोलता है। तो पेट मोशन कड़क होती है क्या चिपचिपी होती है, दिन में कितनी बार होती है, वो सब आगे डिटेल में आएगा। लेकिन ऐसे 3 लक्षण पहले आपको इधर लग देने हैं कि नींद नहीं आती है, उसकी मेजर कंप्लेन है। तो
फिर ये लिखना है कितने दिन से हो रहा है, उसके अंदर कुछ विशेष है क्या उस लक्षणों में, ये सब आपको यहाँ पे लिखना है। फिर वो चीज़ किससे बढ़ती है किससे कम होती है, जैसे मलावष्टम है तो वो बोलेगा सर दूध पीता हूँ तो पेट साफ रहता है, लेकिन नहीं पीता हूँ जिस दिन उस दिन नहीं साफ होता है, तो ये उपशय अनुपशय के लिए भी अपने काम आएगा। फिर यहाँ पर मेन इन्वेस्टिगेशन में उसने जो भी कुछ पेपर वर्क करके रखा है वो तो अभी सब रेडीमेड लेके आते लोग रिपोर्ट्स लेके, तो हमारे पास वो भी चाहिए डेटा कि क्या क्या है। अभी उसकी हमें दिनचर्या देखनी है क्या क्या है। तो सुबह कितने बजे उठता है, ब्राह्मण मुहूर्त में आइडियली उठना चाहिए, 95% पॉपुलेशन नहीं उठती है, एटलीस्ट सूर्योदय तक तो उठना चाहिए। उसके बाद जो उठने वाले सब लोग सूर्यवंशी कहलाते हैं। तो वैसे लोग अपने आप में वो दीवा स्वाप का हेतु है। दीवा स्वाप मतलब सिर्फ दोपहर में सोना नहीं, तो ब्राह्मण मुहूर्त के बाद जो भी है वो दीवा स्वाप है। और दीवा स्वाप ये कौन से दोष का प्रकोप का कारण है, दीवा स्वाप ये त्रिदोष प्रकोप का कारण बताया गया है। दीवा स्वाप से अग्निमांद्य होकर परतंत्रतः तीनों दोष का प्रकोप होता है। तो अपने आप उस व्यक्ति को हिस्ट्री लेते ही अपने को एक ये समझ गया कि वो बोल रहा है 8 बजे उठ रहा है, तो उसको पहला नियम क्या जाएगा विहार में कि आप 10 मिनट पहले उठो, धीरे धीरे कम करो और धीरे 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 सूर्योदय तक आना शुरू कर दो। क्योंकि हमारा काम क्या है, सिर्फ पेशेंट को ठीक करना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है धातु साम्य इस्टेब्लिश करना, वो भी प्राइमरी काम है सिंपल वैद्यों का। डिवाइन वैद्यों का काम क्या है, नैष्टिकी चिकित्सा, निष्ठा माने मोक्ष, उस व्यक्ति को हमें मोक्ष तक लेके जाना है। पेशेंट आपके पास जुकाम का आएगा और उसको आपको मोक्ष तक लेके जाना है, ये आपका कर्तव्य है। तो उसको धीरे 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 हमें वहाँ तक लेके जाना है, इसलिए उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर सुबह उठने के बाद वो क्या लेता है, चाय कॉफ़ी दूध वो सब, उसकी मात्रा कितनी है। सिर्फ चाय लेता है ऐसा बोल दिया तो नहीं, कितने लेते हो, बहुत लोग इतना लेते हैं, बहुत लोग इतना सा लेते हैं, तो इतनी सी मात्रा कुछ नहीं करेगी। इतनी मात्रा है तो वो हेतु बन सकती है व्याधि का, तो हमें लिखना है। सुबह उठने के बाद उसको उत्साह रहता है या नहीं हो रहता है। 95% लोग सुबह उठना है इसलिए उठते हैं, बहुत कम लोग हैं जो तड़पते हैं उठने के लिए बेड से बाहर, कब मैं उठूँ और कब मैं कुछ काम करूँ दुनिया के लिए। तो ये भी वो हमें एक उत्साह समझ में आएगा, उत्साह है या नहीं, इससे वो अस्थि सारत्व है या नहीं वो समझ जाता है, सत्व सारता है या नहीं, धातु साम्य है क्या नहीं, क्योंकि तीनों उसमें दिए हैं। यदि उत्साह है तो अस्थि सार है, यदि उत्साह है तो सत्व सारता है, यदि उत्साह है तो धातु साम्यता है, यदि नहीं है मतलब इन तीनों में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। व्यायाम करता है नहीं करता है, करता है तो कौन सा करता है, मॉडर्न व्यायाम करता है, जिम करता है, सूर्य नमस्कार करता है, कैसे करता है, गलत सलत व्यायाम करते हैं, बहुत लोग बोलते हैं प्राणायाम करते 15-15 मिनट, उनको करके बताना कैसे करते, दिखाओ आप कपालभाति, तो कुछ अजीब हरकतें करके दिखाते हैं और उसको वो कपालभाति बोलते हैं। तो ऐसी बहुत कुछ चीज़ें मिलती है, लोग बहुत टाइम तक भी करते हैं। हाँ, तो ये सब व्यायाम के नाम पे भी बहुत गलत मिथ्स फैले हुए हैं, जिम जाते हैं जो लोग। हाँ, तो ये सब तपशील उसका क्लियर कट लिखना है, कौन सी जिम कितने बजे जाते हैं, कितनी देर करते हैं, कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, ये सब हमारे पास चाहिए। स्नान कौन से पानी से नहाते, ठंडे पानी से, गर्म पानी से, सर के ऊपर कौन सा पानी लेते, ठंडा लेते गर्म लेते, वो सब, क्योंकि गर्म पानी लेता है सर से तो अपने आप एक हेतु मिल गया, शिरो रोग का हेतु है गर्म पानी से स्नान करना, खालित्य पालित्य का हेतु है। तो ये लेते लेते ही आपको बहुत चीज़ें समझ में आ जाएगी। भूख, फिर भूख एक अगला मुद्दा है, भूख लगती है नहीं लगती है, कभी अच्छी लगती है कभी अच्छी नहीं लगती है, तीनों पेशेंट बोलते हैं इसी कैटेगरी में आते हैं। फिर उसके खाने की टाइमिंग नियमित है कि अनियमित है, और लिखना है बाकायदा कि कितने बजे खाते हैं, होटलिंग कितनी बार होती है हफ्ते में, वो लिखना है। फिर खाना भूख लगती है इसलिए खाते हैं या समय हो गया इसलिए खाते हैं, है ना, ये उसको पूछना है। फिर सामान्य पदार्थ लिखने, इन जनरल, उसको एक जनरल क्वेश्चन पूछना है कि इन जनरल आप क्या खाते हो, तो फिर वो बोलेगा बाजरे की रोटी खाते हैं, दाल चावल खाते हैं, दही खाते हैं। तो इससे हमें एक जनरल हेतु संचय मिल जाएगा कि बाजरे की रोटी खाते हैं मतलब बाजरी गर्म है तो उसको पित्त वृद्धि जन्य कुछ लक्षण हो सकते हैं, या बाजरी खाने वाले कृश रहेंगे जनरली। एक ऐसा जनरल हमें कुछ कुछ क्या बोलते हैं उसको मराठीत काय म्हणतात त्याला, ठाक तोळे नहीं ठोक ताळे असं मान, एक बेसिक मोटे मोटे तौर पे अंदाज आना शुरू हो जाता है कि क्या संप्राप्ति हो सकती है इसके अंदर। फिर अभी डिटेल में, जैसे द्रव पदार्थ कितने बजे खाता है, सुबह का नाश्ता कितने बजे, दोपहर का खाना कितने बजे, संध्या का नाश्ता कितने बजे, रात्रि का भोजन कितने बजे, क्या क्या लेता है। और ये लिक्विड का लिखा है, कप दूध लेता है तो 1 कप 1 गिलास जो भी है। फिर रसांची आवड, कौन से रस उसको प्रिय है, षडरसात्मक को बोलता है कि सर मुझे तो सब पसंद है, अपने आप एक हमें मिल गया कि षडरसो बलकराणाम, इसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी। जो बोलता है नहीं सर मैं तो मीठा ही पसंद है या मुझे सिर्फ खट्टा ही पसंद है,
तो अपने आप हेतु मिल गया। अम्ल प्रिय है तो रक्त दुष्टि तो होनी है। अम्ल रस लवण रस कम खाने के लिए बोला है। तिक्त कषाय वाले बहुत कम मिलते हैं लेकिन वो कौन से, फिर बीड़ी सिगरेट तंबाकू वो सब तिक्त कषाय व्यवाही विकासी कैटेगरी में जाएगा। फिर एल्यूमिनियम के पात्र का उपयोग करते हैं क्या भोजन में, तो ऑलमोस्ट सब करते हैं। कुकर प्रेशर, हाँ, एल्यूमिनियम आप देखोगे नेट पे तो बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स है एल्यूमिनियम में फूड कुक करने से क्या होता है। रुक जाइए भैया, थोड़ी देर रुक जाइए, रिकॉर्डिंग हो रही है। उसके बाद फिर रात्रि के भोजन के बाद दूध लेते हैं, फल लेते हैं, आइसक्रीम लेते हैं क्या, ये सबको आदत होती है। ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है हमने पॉइंट। अभी पदार्थ वाइज पूरा का पूरा चार्ट बनाया हुआ है। मधुर रस के पदार्थ कितने खाते हैं, जैसे मधुर रस में सिर्फ मीठा ही, मतलब हमें टेस्ट वाइज मीठा नहीं, तो जैसे गेहूं का आटा है ये भी मधुर ही है, चांदी है ये टेस्ट करोगे, सुवर्ण टेस्ट करोगे तो मधुर नहीं लगेगा लेकिन एक्चुअल में मधुर है। रजत ये अम्ल है, चांदी देखा जाए तो टेस्ट करोगे तो अम्ल नहीं लगेगी, तो वो रस अलग तरीके से उसका अम्ल बताया गया है, वो हम बाद में देखेंगे उसको वैसा क्यों बोला है। तो चावल, शीरा, चीनी, गुड़, खीर, फिर काकवी यानी वो जो इससे बनता है गन्ने के रस से जो बनता है, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में पता नहीं, खांड। केला, पेरू, अंगूर और भी कोई मीठी चीज़ें, जैम, जेली, क्या क्या खाते हैं वो, एक अंदाज कितनी बार खाते हैं। सिर्फ खाते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं, कितनी बार खाते हैं। चॉकलेट खा रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन रोज़ खा रहा है तो प्रॉब्लम है ना। वैसे ही अम्ल रस का दही, छाछ, टोमेटो, नींबू, इमली, ये सब चीज़ें कितनी खाता है, कब कब खाता है। फिर कटु रस की चीज़ें, तीखी चीज़ें, गरम मसाला, लहसुन, प्याज, पाव भाजी, रगड़ा पैटीज, भेल, पानीपुरी, चाइनीज़, ये सब कितनी मात्रा में होता है, कितने प्रमाण में होता है, हफ्ते में कितनी बार होता है। फिर नमक ऊपर से लेते हैं क्या, सेंधा नमक लेते हैं क्या, कितनी मात्रा में होता है। लवण ये सबसे अण अति उपयुंजित द्रव्य चरक विमान में बताया, बहुत कम मात्रा में खाना है और सेंधा नमक ही खाना है। तो पुराने वैद्य थे ये तो कौन से भी पेशेंट को पहले 42 दिन नमक वर्ज्य कर देते थे डाइट में, इर्रिस्पेक्टिव। पहला आया तो उसका नमक बंद, ऑलमोस्ट, क्योंकि 70% लोग संतर्पणोत्थ व्याधि वाले ही होते हैं, बहुत कम अपतर्पणोत्थ वाले होते हैं। और लवण बंद करने से, लवण अभिसंधि है, लवण जो है ये बहुत सारे विकारों का कारक है, तो लवण बंद करने से लवण रस के, अगर चरक सूत्र स्थान 26 में जाओ तो सर्वरस प्रत्यणिक भूत ऐसा वर्ड आया है, मतलब सभी रसों का इफेक्ट कम कर देने वाला। तो लवण रस जैसे ही इंटेक कम हो जाता है तो बाकी रस अपने अभिव्यक्त होना शुरू कर देते शरीर में। तो लवण रस कम हो जाए आहार से तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए हमारे में जैनों में ये कल्चर है कि हम लोग चैत्र महीने में और अक्टूबर के टाइम पे 9 दिन आयम्बिल नाम का तप करते हैं, जिसमें 9 दिन तक सिर्फ रूखा खाना खाते हैं और लवण रहित खाना खाते हैं। अभी मैं किया, मैंने 9 दिन, इतना अद्भुत आनंद आता है, हल्का लगता है, 4-5 किलो वजन कम हो जाता है। और रुक्षण ये चिकित्सा बताई गई है। रुक्षण क्या बोला है, मर्म विकारों की चिकित्सा है। अगर आप पढ़ोगे चरक सूत्र 22-23 में तो रुक्षण ये चिकित्सा है, रूखा भोजन। और लवण क्या है, अभिसंधि है। सबसे उष्ण रस कौन सा है, तो लवण है, फिर कटु है, फिर अम्ल है। सबसे स्निग्ध रस कौन सा है, मधुर है। सबसे रुक्ष रस कौन सा है, तो ऐसे पता चाहिए कि गुण वाइज कौन सा है, ठीक है। वैसे ही फिर बाकी सब्जियां कौन सी खाते हैं, आलू हो गया, गवार, गोभी, फ्लावर, जो है कितनी खाते हैं। कोई बहुत ज़्यादा खाता है, एक आधी सब्जी बहुत प्रिय होती है और वही उसका हेतु होता है। वाल खाते हैं कोई लोग बहुत, और उसी के कारण गैसेस होते हैं। वाल क्या बोलते हैं यार, वाल को देखना पड़ेगा, देख के बताएंगे। जैसे सर किसी सब्जी का जैसे गुण लिखा रहता है ना, तो फिर उसका वो थोड़ा ऑल्टर भी तो होता होगा जब हम जैसे पकाते हैं। बिल्कुल, वो तो संस्कारो ही गुणांतराधानम बोला है ना, लेकिन उसकी मूलभूत प्रॉपर्टी तो रहती ही है, उसमें चेंजेस आ सकते हैं उसमें। जैसे अभी पिज़्ज़ा है या मैगी है, मैगी में गाय का घी डाल के खाओ, थोड़ा सा इफेक्ट कम हो जाएगा, लेकिन मैगी अमृत तो नहीं बनेगी, है ना। फिर ये सब वेजिटेबल से बहुत चीज़ें समझ में आती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें नानल सर ने बताया था, नानल सर ने, कि एक व्यक्ति शिमला मिर्ची खाता था बहुत ज़्यादा, और शिमला मिर्ची के अंदर की जो बीज है ये श्वास का प्रमुख हेतु बताया है। तो उस पेशेंट को श्वास का हिस्ट्री था, बहुत ट्रीटमेंट लिया, कुछ भी ठीक नहीं हुआ। इन्होंने सिर्फ शिमला मिर्ची बंद कर दी, उनकी श्वास चला गया उसका। तो इतना इंपॉर्टेंस होता है कि एक पदार्थ का, एक पदार्थ भी हमें समझ में आ जाए और उसको बोलो कि लोग डरते हैं परहेज से कि आयुर्वेद में बहुत परहेज है, तो ऐसा नहीं, आयुर्वेद में पिन पॉइंट परहेज है। उसको अगर ये दोनों चीज़ों में से यही प्रॉब्लम दे रही तो उतना ही बंद करो तो भी इनफ है, लेकिन उतनी एक्यूरेसी आप में आनी चाहिए। फिर सब पर्यूषित अन्न खाता है क्या, सब पर्यूषित है। मार्केट में जो भी पैक्ड फूड है वो सब पर्यूषित है।
और पर्युषित अन्न क्या करता है? अगेन त्रिदोष प्रकोप, वात प्रकोप, अग्निदुष्टि, उन्माद, अपस्मार, ये सबके हेतु है ये सब। तो पर्युषित अन्न, फ्रीज का खाना, रात का सुबह खाना, सुबह का फिर से शाम को फ्राई करके रात को खाना, ये सब खतरनाक चीज़ें लोग करते हैं। कभी कभार करो तो नो प्रॉब्लम, हमेशा हो रहा है, सातत्य है उसका, तो वो हेतु है। हेतु कब बनता है कोई सी चीज़ का? अगर वो व्याधि जननक परंतम, अगर वो व्याधि जनन का कारण बन रहा है तो वो हेतु कहलाएगा, नहीं तो वो हेतु नहीं बन सकता। फिर बिस्किट, नूडल्स, बर्गर, केक, पेस्ट्री, क्रीम रोल, ब्रेड, टोस्ट, आइसक्रीम, क्या क्या फलाना ढिमका लोग खाते हैं, सब लिखना है यहाँ पर। तेल कौन सा यूज़ करते हैं? खास करके बहुत लोग अभी राइस ब्रान ऑयल वगैरह यूज़ करने लग गए हैं। तो राइस ब्रान ऑयल से बहुत लोगों को एक्जिमा वगैरह पिटिका होती है, तो आप सिर्फ उसका राइस ब्रान ऑयल बंद कर दो, सही हो जाता है। तेल कौन सा सजेस्ट करना चाहिए वो अलग मुद्दा है, ऋतु के हिसाब से तेल चाहिए। ठंडी है तिल का तेल दे दो, या तिल के तेल से प्रॉब्लम है तो ग्राउंडनट ऑयल दे दो, लेकिन खास करके सनफ्लावर ऑयल, राइस ब्रान ऑयल ये नहीं यूज़ करना है। ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हो, तिल का तेल यूज़ कर सकते हो, नारियल का तेल यूज़ कर सकते हो, खाने का घी यूज़ कर सकते हो पकाने में, डिपेंड करता है। सरसों का तेल यूज़ कर सकते हो, कफ प्रकृति है सरसों का तेल दे दो, पित्त प्रकृति है घृत में बोलो, या नारियल के तेल में बोलो। नारियल का तेल स्निग्ध शीत है, देश वाइज है, व्यक्ति वाइज है, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। वो तो बात की बात है, ये केस टेकिंग का हिस्सा नहीं, लेकिन मैं प्रसंग तंत्र युक्ति से आपको बता दे रहा हूँ। फिर विरुद्धान्न में कुछ चीज़ें हैं क्या? 18 प्रकार के विरुद्ध बोले। विरुद्धान्न मतलब सिर्फ दोनों पदार्थ को मिला दिया, विरुद्ध नहीं। विधि विपरीत हो गया, देश विपरीत, काल विपरीत, वो सब विरुद्ध है, वो सब चेक करना है कौन सा विरुद्ध हो रहा है उसका व्याख्या। उदाहरण के तौर पर यहाँ पे दिया हुआ है, फ्रूट सैलेड है, दूध के साथ मांस खाना है, या दूध के साथ नमक खाना है, ताक के साथ दूध खाना है। यहाँ पे कल्चर है, खाने के बाद दूध पी लेते हैं लोग, ये विरुद्धान्न है। अपने आरोग्य कुलम के जो दिया जा रहा है वो हमें कल्चर बदलना है। कभी भी खाने के बाद दूध थोड़ी पीना चाहिए, थोड़ा टाइम बाद पीना चाहिए। हाँ, थोड़े टाइम के बाद मतलब पच जाए जब भोजन, तब दूध पीना है। भोजन के साथ दूध नहीं पीना, या पिया भी तो भोजन के पहले थोड़ा सा पियो, है ना, क्योंकि मधुर रस जाना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा पी सकते हैं हम। और ऐसे भी नहीं समझना है कि देखा जाए तो षड्रस अपने आप में विरोधी है ना। सब रस का विरोधी रस पता है क्या? कौन सा रस किसका विरोधी है? एक दूसरे के दुश्मन, अपोजिट रस कौन से है? एग्जाम पास करते समय पढ़ा था। मधुर रस का विपरीत रस कटु होता है, अम्ल का तिक्त होता है, लवण का कषाय होता है। ये अपने आप में एक चिकित्सा है। अगर मधुर रस का ज़्यादा सेवन करने वाला कोई मिल जाए तो अपने आप औषध कौन सी देनी चाहिए उसको? ज़्यादा कटु रस प्रदान। किसी व्यक्ति में अम्ल रस, दधी का बहुत सेवन मिलता है, तो औषध कौन सी देनी चाहिए उसको? तिक्त रस प्रदान। अम्ल रस का सेवन ज़्यादा है, उसको समशमनिवटी आएगी बाय डिफॉल्ट। लवण रस का सेवन ज़्यादा है, उसको कषाय रस का कुछ ना कुछ हरितकी आएगा ही बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हरितकी कषाय रस प्रधान अलवणा है। हमारे द्रव्य देखो जो रसायन है अलवणा है, सब पंचरस डाले उसमें, लवण को वर्ज्य कर दिया उसमें से। सर ये परस्पर रस विरुद्ध में है, ये उसको ही विरुद्ध नहीं बोलेंगे। विरुद्ध की व्याख्या क्या दी है? विरुद्ध मतलब वो सिर्फ एक दूसरे को अपोज करते हैं, उसको विरुद्ध नहीं बोला है। ऐसे द्रव्य जो उत्तेजना पैदा करते हैं और पूरे शरीर से बाहर भी नहीं आते हैं, उसको विरुद्ध बोला है। तो शीत और उष्ण ही विरुद्ध है, ऐसा नहीं होता है। नहीं तो फिर तो षड्रस ही विरुद्ध हो गए। भोजन में षड्रस खाने को बोला है और देखा जाए तो एक दूसरे के विरुद्ध है, तो वो विरुद्ध नहीं कहलाते। विरुद्ध की कुछ अलग अलग 18 प्रकार के जो क्राइटेरिया है, उसमें जो बैठता है वो विरुद्ध है। फिर ये सब नॉनवेज वगैरह सब चीज़ें हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी पेशेंट आ जाए, आपको कन्विंस करना ही है उसको कि नॉनवेज कम करो। हाँ सर, कुछ तो बहुत ज़्यादा खाते हैं। इसमें धर्म का भी मामला है और ये भी है, दोनों हेल्थ के लिए भी। हमारी बॉडी नॉनवेज के लिए बनी नहीं है, फिजिकली भी नहीं, स्पिरिचुअली भी नहीं। सर वो जैसे बोलते हैं कि उससे मतलब काफ़ी बल मिलता है, उतना तो हमारे पास कौन सी चीज़ें नहीं कम, उनको पता नहीं है बोलना। आप ये खाओ, भिंडी का भी सूप पियोगे ना, भिंडी के अंदर इतने प्रोटीन्स है। जिस गरीब लोग हैं जो गुरुत अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको हम भिंडी का स्नेहपान कराते हैं। 4 भिंडी लेनी है, उसको उबालना है पानी में, ऐसा लिबलिबा बनता है पूरा। भिंडी कैसे पिच्छिल होती है, वो भी स्नेहन का काम करती है। ड्रम स्टिक की पाउडर है, अफलातून प्रोटीन्स होते हैं। विदारी कंद है, अफलातून प्रोटीन्स होते हैं। हमें ही कमीपना है हमारे शास्त्र का, तो दूसरे को क्या बताएंगे। उसके बाद फिर पेय कौन से चाय, कॉफ़ी, दूध, शरबत कौन से पीते हैं, सिंथेटिक क्या रसना, सॉफ्ट ड्रिंक्स, लिम्का, ये सब नोट करना है। पानी तो बहुत बड़ा मुद्दा है।
आप किसी पेशेंट को पूछो पानी कितना पीते हैं, बहुत तो वो नहीं पानी का कोई प्रॉब्लम, बहुत पीते हैं। और हमारे दृष्टि से वही प्रॉब्लम है, क्योंकि नियम क्या बोलता है, पिबेत स्वस्थो अपि च अल्पशाह। स्वस्थ व्यक्ति ने भी अल्प पानी, घूट घूट पानी पीना है। खाने को पानी बनाना है और पानी को खाना बनाना है। खाना इतना चबा के खाओ कि पानी बन जाए, और पानी इतना घूट घूट पियो कि माना खाना खा रहे हो। ये इतना छोटा सा नियम भी आप फॉलो कर जाओ तो चमत्कार हो जाता है, लेकिन नहीं कर पाते लोग, क्योंकि अवेयरनेस लगता है उसमें भी। खाने में मन ही नहीं है ना, मोबाइल तो, ध्यान तो मोबाइल में है, ध्यान पास्ट में है, फ्यूचर में है। ना तो सही से खाते हैं, नहीं तो सही से हंसते हैं, नहीं तो सस्ते रोते हैं। पूरी आधी अधूरी ज़िंदगी जीते हैं लोग। चलो कोई बात नहीं। खाने उठने के बाद पानी पीते हैं लोग। पूछते सर पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए उठने के बाद पानी? तो ऊषपान का विधान कहीं भी बृहत्त्रयी में नहीं किया गया है, लेकिन भैषज रत्नावली वगैरह में बताया गया है। और रसायन अध्याय में वाग्भट में बताया गया है कि दूध में शहद डाल के पियो, दूध में पानी डाल के पियो, दूध शहद घी सब मिला के पियो। तो ये रसायन प्रयोग के लिए हम कर सकते हैं, तो उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन वो कब, प्रोवाइडेड ही इज वेकिंग अप एट ब्राह्म मुहूर्त। आप 8 बजे उठ रहे हो और उसको बोल रहे हो ये दूध पियो, तो वो भी जहर का काम करेगा। वो सुबह सुबह ही उसका सब सही समय है। और ओवरऑल उसका प्रमाण, पानी कितना पीते हो भाई? पीना मॉर्निंग में, मतलब वही ब्रह्म मुहूर्त में 320 ml पानी पियो आप ब्राह्मी मुहूर्त में। और प्रकृति अनुसार डिफर करो उसमें। अगर पित्त प्रकृति है मुलेठी डाल के पियो, कफ प्रकृति है तो उसमें शहद डाल के पियो, वात प्रकृति है तो सिर्फ क्षीर पी लो सुबह सुबह। वो खुद अपने आप में ऊषपान है। ऊषपान में पानी ही चाहिए, ज़रूरी नहीं। फिर फल कब खाने हैं, इसके बहुत नियम है। आयुर्वेद तो क्लियर कट बोल देता है कि भोजन के उपरांत फल नहीं खाने हैं। और मॉडर्न साइंस भी यही बोलता है कि फल के अंदर फ्रुक्टोज होता है, और हम जो भी खाते हैं प्रोटीन्स और फ्रुक्टोज का अमेलगमेशन बन के एक बहुत खतरनाक चीज़ बनती है, जो पूरे शरीर में अवरोध का काम करती है। इसके ऊपर बहुत अच्छे रिसर्च पेपर से बाद में देखेंगे हम, वो सब है। फिर वेगावरोध बहुत इसमें खास करके फीमेल्स में हेतु मिलता है। मूत्र वेगावरोध बहुत फीमेल्स करती है। यूरिन आई लेकिन काम इतना रहता है या कुछ रोक के रखती है। ये है, बहुत कॉमन हेतु है, हमें लगता है नहीं लेकिन मिलता है। शुदा वेग, मल मूत्र, शुदा वेग भी बहुत लोग धारण करते हैं। भूख तो खाना कब चाहिए, जब अच्छे से भूख लग जाए तब। उसका वेग निर्माण नहीं होना चाहिए, शुदा ये वेग नहीं होना चाहिए, क्योंकि शुदा लगनी चाहिए अच्छी। बहुत ज़्यादा शुदा लग जाए और तब खाओ तो भी वो विकृति है, और न लगे तो खाना तो भी विकृति है। तो शुदा मल मूत्र, अधोवात, तृष्णा, शवथु, कास, जुरुम्बा, छर्दी, निद्रा, रेतस, अश्रु, श्रमजन्य श्वास, ये सब वेगों का इन शॉर्ट आपको अभी टाइम लगेगा, लेकिन 10-15 लोगों की हिस्ट्री लोगे तो आपको खटाखट समझ जाएगा कैसे पूछना है सवाल। मल प्रवृत्ति रोज़ कितने बजे होती है, कितना टाइम लगता है, कमोड यूज़ करते हो, इंडियन यूज़ करते हो, देखते हो क्या नहीं मल प्रवृत्ति कैसी होती है, उसको बाकायदा बोलना चाहिए कि ऑब्जर्व योर मल प्रवृत्ति। और ब्रिस्टल वो स्टूल चार्ट आता है, वो उसको बता सकते हो ऐसी होती है, ऐसी होती है, कैसी होती है। आइडियली मल प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए, तो छिले हुए केले की तरह मल प्रवृत्ति होनी चाहिए। वो सबसे उत्तम, आपका कटु अवस्था पाक उत्तम हो रहा है, इसका ये दर्शन है। टुकड़ा टुकड़ा हो रहा है, पिच्छिल हो रहा है, तो ये सब विकृति का दर्शन है। तो उसमें कौन सी विकृति बात पित्त का, वो बात की बात है, लेकिन ये पहले तो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसका रंग कौन सा है, पीला होता है, काला होता है, भूरी होता है, खाने में बीज होते हैं क्या, टमाटो के बीज दिखते हैं वगैरह, तो वो सब पाचक पित्त की विकृति, समान वायु की विकृति दर्शाता है। बीज नहीं दिखने चाहिए आइडियली। फिर वो मल डूब जाता है, तैरता है, ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए। पेशेंट कितना भी हंसे, कितना भी शाय हो जाए, तो भी आपको उसको पूछ के प्रश्न बोलना है, क्योंकि हमारा मेन ये एक फाइंडिंग है। आयुर्वेद जो डॉक्टर होते हैं मलाचार्य होते हैं, मल से बहुत चीज़ों का आकलन कर लेते हैं। हमारे यहाँ पर एक डॉक्टर हुआ करते थे कट्टी करके, कट्टी सर, बिंदु माधव शास्त्री कट्टी। ये सिर्फ मल परीक्षण से बहुत चीज़ें बताते थे। पेशेंट को मल लेके आने को बोलते थे या उधर ही करने को बोलते थे, फिर उसके हिसाब से उसको कौन सी बस्ती देनी है भी या नहीं देनी है, सब उसका सिर्फ मल परीक्षण से करते हैं। तो यू कैन बिकम एक्सपर्ट इन एक एक चीज़। एक मल को पकड़ लो और उसके ऊपर कितना काम हो सकता है, मूत्र को पकड़ लो, अष्टबिंदु परीक्षा से क्या क्या कर सकते हो, तो ये सब कुछ है। फिर मूत्र प्रवृत्ति दिन में कितनी बार होती है, कैसी होती है। आइडियली बोला है द्विपुरुषी क्षणमूत्री, 2 बार मल प्रवृत्ति होनी चाहिए और 6 बार मूत्र प्रवृत्ति होनी चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है, लेकिन आजकल 85 to 90% ऑफ द वर्ल्ड इज हाफ कॉन्स्टिपेटेड। या तो होती ही नहीं 2-2 3 में, या तो एक ही बार होती है। हमें भी अमूमन एक ही बार होती है, आइडियली 2 बार होनी चाहिए।
अगर आप 5 बजे उठोगे तो आपको 2 बार मल प्रवृत्ति होगी, सूर्योदय के बाद उठोगे तो 1 ही बार होगी। सर इसका रेफरेंस कहाँ है कि 2 बार होनी चाहिए? ये आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, शायद वैशिष्य रत्नावली या कहीं पर आया है, ये बृहत्त्रयी में नहीं है। फिर मूत्र प्रवृत्ति का रंग कौन सा है, उसमें धातु गिरता है क्या नहीं। बहुत पेशेंट खास करके मेल्स आते हैं, धातु गिरता है यानी कि शुक्र गिरता है, इसकी वजह से उनको ओजक्षय के लक्षण दिखते हैं, तो वो भी क्वेश्चन हमें पूछना चाहिए। यूरिन करते वक्त जलन होती है क्या, गर्म लगता है क्या, किसी किसी को यूरिन करने के बाद भी नहीं हुई ऐसा लगता है, कृत्य अपि अकृत संज्ञा, तो वो सब क्वेश्चन, ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें सब दिखती है। फिर पसीना, स्वेद, किसी को 12 ही महीने स्वेद आता है, किसी को सिर्फ गर्मी में आता है, सिर्फ किसी को सिर्फ काम करने पर आता है, कोई कंपेरेटिवली बोलता है कि मुझे इससे ज़्यादा आता है, मुझे इससे कम आता है, तो ये सब आपको डॉक्यूमेंट करके लिखना है। पसीना की दुर्गंध आता है या नहीं, दुर्गंध है मतलब मेदोदुष्टि या रक्त दुष्टि बाय डिफ़ॉल्ट होगी उसमें। कपड़ों पे दाग पड़ते हैं क्या, स्वेद के दाग भी पड़ते हैं बहुत लोगों के, तो वो भी विकृति दर्शक है। इधर पसीना आता है बहुत लोगों को, खास करके अपने तलवों पे, हाथों पे, वो एंजाइटी वाले लोग होते हैं, खास करके जो अल्पसत्व वाले लोग होते हैं ना, उनको हमेशा देखना, ऑब्जर्व करना, अल्पसत्व वाले लोग व्यक्ति को इधर पसीना आता ही आता है, या रक्त दुष्टिजन्य भी वो होता है। फिर बहुत लोग एसी में काम करते हैं, उनको पसीना ही नहीं आता, ये अपने आप स्वेदावरोध हो रहा है, और जहाँ पे स्वेदावरोध होगा तो ये तीनों मल जो है ना, मल मूत्र स्वेद, ये एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। एक में विकृति आ गई तो दोनों में भी आ जाती है, और पे एक प्राकृत हो गया तो दूसरे भी प्राकृत हो जाते हैं। तो जैसे त्रयो उपस्तंभ है आहार निद्रा मैथुन, वैसे ये भी एक त्रयो उपस्तंभ है, इसलिए मल मूत्र स्वेद का आपस में कनेक्शन लगा हुआ रहता है। फिर रज प्रवृत्ति फीमेल्स में, कि अभी आजकल तो 5th और 6th में भी रज प्रवृत्ति शुरू हो गई है, तो ये सब आपको नोट करना है। नियमित है, अनियमित है, कितने दिन जाती है, रज प्रवृत्ति के दौरान उसका आहार विहार कैसा है। आजकल तो मस्त बैडमिंटन वगैरह खेलते हैं दबा के, तो ये सब गलत है हमारी दृष्टि से, आराम करना चाहिए उसने उस टाइम पे, और ये आपको उसको कन्विंस भी कराते आना चाहिए। अभी यूएस में वो लीव्स ये हो रही है डिक्लेयर, हाँ, मेंस्ट्रुअल लीव्स देने ये लॉ पास हो रहा है। तो अभी हमारा कल्चर देखो कितना सही था, कि फीमेल्स को निगलेक्ट करने का हेतु नहीं था, उस दौरान आपको आराम मिले, क्योंकि वो स्त्री उस टाइम पे व्रणित है, जब उसको रजस्त्राव हो रहा है मतलब उसको व्रण हुआ है इतना बड़ा। हमें एक उंगली को इतना सा भी कट हो जाए तो हम उसको कितना बचा बचा के चलते हैं, या तो पूरे गर्भाशय में व्रण है तो उसको बचाना चाहिए कि नहीं, उसको लघु आहार, रुक्ष आहार और आराम, ये उसकी मेन चिकित्सा। आज ये नहीं हो रहा है, इसीलिए फाइब्रॉइड्स, इसीलिए हिस्टेरेक्टोमी, ये सब की नौबत आ रही है, इनफर्टिलिटी, ये सब इतना बड़ा खेल ये रज प्रवृत्ति में छुपा हुआ है। फिर ओसी पिल्स लिए जा रहे हैं लोग, ऐसे ही पेन किलर जैसे ओसी पिल्स खाए जा रहे हैं। थोड़ा पेन नॉर्मल है, आइडियली पेन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ है। मल प्रवृत्ति होते पेन होना चाहिए नहीं, मूत्र प्रवृत्ति नहीं, रज प्रवृत्ति में पेन नहीं होना चाहिए, हो रहा है इसका मतलब उदावर्त है कहीं ना कहीं। फिर उसका वैवाहिक जीवन कैसा है, मैरिड लाइफ अगर है तो समाधान कारक है या समाधान कारक है। जैसे सर आपने बोला कि व्रणित है, तो उस हिसाब से उसे पेन मतलब, हाँ, व्रणित है मतलब वो नेचुरल बॉडी की टेंडेंसी में व्रणित है, वो बॉडी नेचुरल उसको बाहर निकालने के लिए व्रण हुआ है उसको, लेकिन पेन होना चाहिए ऐसा नहीं लिखा है कहीं पर भी। आराम से निकल जाना चाहिए, क्योंकि वो अनवांटेड थिंग है, इसलिए बॉडी उसको बाहर खुद ही निकाल रही है। फिर उसका वैवाहिक जीवन कैसा है, खुश है क्या नहीं अपने शादी से। बहुत लोग शादीशुदा है, दुखी है, लगभग सारे तो सभी शादीशुदा दुखी है, एक भी नहीं मिलेगा ऐसा। 2 ही प्रकार के लोग दुखी है समीर भाई जीवन में, एक बैचलर्स और दूसरे शादीशुदा, बाकी सब सुखी है, ठीक है। पर तो कभी कभी ऐसा होता है कि योगी सन्यासी लोग तक दुखी हैं, अब तो हाँ, आते ही होगी सर। सन्यासी कौन होता है, कौन होता है सन्यासी? आदमी वैवाहिक जीवन में रहकर भी सन्यासी हो सकता है, और सन्यासी जीवन में रहकर भी वैवाहिक जैसा हो सकता है। तो जो व्यक्ति अलिप्त भाव से जीता है, कमल की तरह जीता है कीचड़ में, वही सन्यासी होता है वास्तव में, बाकी सब संसारी है। फिर उसने भले ही चोला सन्यासी का पहना हो, वो सन्यासी नहीं कहलाएगा। फिर संतति नियमन का उसने कुछ यूज़ किया हुआ है क्या, कॉपर टी वगैरह लगा के रखी है क्या, ये भी ल्यूकोरिया का खास हेतु मिलता है। जो कॉपर टी लगाते हैं, कॉपर इटसेल्फ इज अ टॉक्सिन, विष है वो, तो विष, हाँ, तो ये भी हमें उनको
ये सब लोगों का मिटाना है, कॉपर्टी वगैरह नहीं। आप कैलेंडर मेथड फॉलो करो, ये सब निकालो, या कॉन्डम्स यूज़ करो, ये कॉपर्टी वगैरह डिसअलाउ करना है लोगों को धीरे धीरे। तो सर वो जो कैलेंडर मेथड उतना तो प्रिसाइज नहीं होगा। कॉन्डम नाम की चीज़ दी ना भाई भगवान ने, उसको नहीं, यूज़ करो नहीं दिए सर। और थोड़ा संयम लाओ आयुष में, करते ही थोड़ी रहना है वो। है ना? ये सब बताना बहुत ज़रूरी है भैया। बहुत बड़े बड़े बागड़ बिल्ले आएंगे आपके पास, क्या क्या हिस्ट्री देते हैं। सर एक बार अभी दिन में 2-2 3-3 बार करे ही जा रहे हैं बस। सर एक सर के पास जा रहा था ना सर, वैद्य जी के पास। तो उसको उसके लीवर में बहुत भयानक दिक्कत थी। तो वो मुझे साइड में जाके कह रहा है कि मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, मैं शादीशुदा हूँ ये। अरे मैंने कहा भाई मरने की तेरी हालत हो रही है, मर जाएगा तू। अभी इलाज चल रहा है, 2 महीने से दवाई खाना, थोड़ा ठीक हुआ है, तो कम से कम दवाई तो खा ले 2 साल। क्योंकि क्या है, लोग दुखी है। पहली बात, क्यों इंटरेस्ट आता है लोगों को इसमें? क्योंकि लोग दुखी है, और वो जो शुक्र नाम की चीज़ है वो आपको टेम्पररी प्लेजर देती है। इसलिए तो बुक लिखी ना ओशो ने, संभोग से समाधि तक। संभोग इज टेम्पररी मोक्ष। मोक्ष में जो ब्लिसफुलनेस है वो उस क्षण के लिए उतना आनंद मिलता है। लेकिन एक व्यक्ति अगर खुद से ही संभोग करने लग जाए, मतलब खुद से ही आनंद रहे, संभोग मतलब क्या, सम्यक भोग। जो व्यक्ति स्वयं के साथ ही मैथुन कर रहा है नित्य, वो ब्रह्मचारी है। हेलो, डबल इन्वर्टेड कॉमा सिंगल अंडरलाइन। जो व्यक्ति स्वयं के साथ नित्य मैथुन कर रहा है वो ब्रह्मचारी है। जिसको सेकंड किसी व्यक्ति की आवश्यकता ही नहीं पड़ती अपने सुख के लिए, वो ब्रह्मचारी ही तो है। खुद के साथ मैथुन मतलब खुद के साथ आनंद में रहना। हमें दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता क्यों पड़ती है? बिकॉज वी सीक प्लेजर इन दैट पर्सन। लेकिन अगर हम खुद में ही मस्त रहे 24 घंटे, हमारा आत्मस्थे मनसी स्थिर है, ऐसा चरक शारीरिक में बोला है। जिसकी मन आत्मा में स्थिर है, जिसने अपने मन का संयोग, मन का मैथुन आत्मा के साथ कर दिया है, वो तो खुशी खुश है। लेकिन हमारा मैथुन किससे है? मन का मैथुन हमारा शरीर से हो चुका है, इमोशन से मैथुन है हमारा। मन लगा हुआ है शरीर में बाहर, इसलिए दुखी है। इसलिए वो कभी कभी फिर वो बार बार उस टेंडेंसी में जाता है। मैस्टरबेशन क्यों करते लोग? इसलिए ही करते हैं, अटैचमेंट की वजह से, या जो भी कुछ उनको दुख हो रहा है उसमें से बाहर आने के लिए करते हैं। और वो क्षणिक सुख मिलता है, बाद में तो शुक्र क्षय से क्या क्या हो जाए। ओजक क्षय के क्या लक्षण है? बिभेति, दुर्बलो, भीषणम, ध्यायति, व्यथित इंद्रिया, दुष्छाया, दुर्मना, रुक्षा, शामश्रय, ओजस क्षया। तो कितनी चीज़ें होती है उससे। तो शुक्रायत्तम बलम पुंसाम, शुक्र ये बल है, उसको शुक्र को ज़ाया नहीं करना है ऐसे ही। ये सब काउंसलिंग करना ज़रूरी है पेशेंट का। जैसे कुछ तो बोलते हैं कि ब्रह्मचर्य और कुछ बोलते हैं अब्रह्मचर्य। हाँ, तो ये कैसा है? चरक ने बोला है ब्रह्मचर्य। पहले तो ब्रह्मचर्य नहीं होता है, ब्रह्मचर्य होता है। लिखते वक्त ह को म होता है, जैसे डल्हन नहीं होता है, डल्लन होता है। ब्राह्मण नहीं होता है, ब्राह्मण होता है। वैसे ब्रह्मचर्य होता है। तो ब्रह्मचर्य का मीनिंग, एक तो मैंने ये सटल मीनिंग बताया। दूसरा, वैवाहिक जीवन के लिए सिर्फ आपको जब वो फेरोमोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, नेचुरली जब आकर्षण होता है, उस टाइम मैथुन करना चाहिए। या फर्स्ट थिंग, या तो सिर्फ प्रजा उत्पादन के लिए मैथुन करना चाहिए, ऐसा भी एक बोला हुआ है। एक बार वो काम, हाँ। तो अगर आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए तो मैथुन नाम की चीज़ से वर्ज हो जाओ पूरी तरीके से। इट डिपेंड्स, उस व्यक्ति वो चारवाक बनना चाहता है कि चरक बनना चाहता है। वैसे आइडियली सबको चरक ही बनाना है, लेकिन उसको धीरे धीरे, एकदम से उसको बोलोगे छोड़ दो पूरा तो आपकी पैथी ही छोड़ देगा। तो ऐसे नहीं करना है, उसको धीरे धीरे बताना है कि शुक्र का व्यय करना अच्छा नहीं है। फिर वो धीरे धीरे कम करेगा, फिर उसको रियलाइज़ होगा, अरे ये करने से मेरी लाइफ में ग्रोथ हो रही है स्पिरिचुअल, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बाकी चीज़ों में आनंद आ रहा है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगा उस अपनी जर्नी में, क्योंकि अल्टीमेटली हमें तो निष्ठा देनी है उसे, मोक्ष तक लेके जाना है उसे। और मोक्ष में सबसे बड़ा बाधा तो इसका ही है, शुक्र का। शुक्र इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ अटैचमेंट। अगर आप उसमें प्रवृत्त हो रहे हो तो आपसे बड़ा ये नहीं है। इसलिए उसको धीरे धीरे धीरे, जैसे जैसे उसकी उधर की अटैचमेंट कम हो जाती है, वैसे वैसे उसकी बाकी लोगों से भी अटैचमेंट कम हो जाती है। और जिस दिन अटैचमेंट नाम की चीज़ कम हो गई, वहाँ पर अनकंडीशनल लव की स्थापना हो जाती है। और अनकंडीशनल लव इज़ नथिंग बट ब्रह्मचर्य। कंडीशनल लव इज़ अब्रह्मचर्य। जहाँ जहाँ पर अपेक्षा है, जहाँ जहाँ पर अटैचमेंट है, जहाँ जहाँ पर वो है, वहाँ पर दुख तो बाय डिफ़ॉल्ट है। किसी से भी अपेक्षा करो, डिफ़ॉल्ट दुख लिखा है, आना ही आना है। आप भी आएगा, नहीं तो कल आएगा, क्योंकि आपके अनुरूप दूसरी व्यक्ति चल नहीं सकती। ये विधि का विधान है। चलेगी भी तो थोड़े दिन चलेगी, और चली तो आपकी और अपेक्षा बढ़ेगी, फिर और बड़ा दुख होगा। उससे अच्छा अलिप्त हो जाओ, बिल्कुल कमल की तरह। और ये अलिप्त होना मतलब निगेटिवली अलिप्त नहीं होना, पॉजिटिवली। मुझे कमल की तरह महकना है, कमल की तरह अलिप्त होना है। तो उसमें मज़ा है, उसमें कोई
वैराग्य नहीं है ये। इसलिए आप एक बुक पढ़ो ज़रूर, ओशो की संभोग से समाधि तक। लोगों ने इसको बहुत गलत तरीके से इंटरप्रेट किया है, वो वैसी नहीं है बुक, वो अध्यात्म का सबसे बड़ा सूत्र है उस बुक में। एनीवेज, फिर निद्रा। निद्रा क्या है? उपस्तंभ है। निद्रा यत्तम सुखम दुखम पुष्टि कार्श बला बलम ज्ञान विज्ञान, ये सब निद्रा के अधीन है। और आज निद्रा ही सबसे बड़ी विकृत हो चुकी है। खाना 10 बजे, सोना 1 बजे, उठना 9 बजे। क्या क्या बॉडी विकृति नहीं करेगी तो क्या करेगी? तो उसको 10 बजे सोना, एटलीस्ट सुबह सूर्योदय के आसपास उठना, उसको बराबर प्लान करना पड़ेगा उसमें। फिर स्वप्न कैसे आते हैं? अभी हर एक शारंगधर में तो एक एक प्रकृति के 2-2 लाइन में श्लोक दे दिए हैं। अल्पकेशा कृशो रुक्षो वाचालाः चलमानसाः आकाशचारी स्वप्नेषु वात प्रकृति को नराः, खेल खत्म। जिसके बाल अल्प है, कृश है, रुक्षवाणी है, रुक्ष शरीर है, प्रलाप करने वाला है, और उसके स्वप्न जो है आकाशचारी स्वप्नेषु, मतलब स्वप्न बहुत ही डिस्टर्ब्ड है, वो वात प्रकृति का व्यक्ति है। ऐसे 2-2 वाक्यों में प्रकृति बता दी है शारंगधर ने, ठीक है। लेकिन हमें तो डिटेल प्रकृति परीक्षण करना चाहिए, वो बात का मुद्दा है, वो भी इस केस फॉर्मेट का एक मुद्दा होना चाहिए। लेकिन हमें विथ प्रैक्टिस अंदाज आ जाता है कि ये कौन सी प्रकृति की व्यक्ति होगी। तो निद्रा से रिलेटेड हम देख रहे थे, दोपहर में सोते हैं नहीं सोते हैं, कितने घंटे सोते हैं, ये सब नियम उसके साथ जुड़े हुए हैं। स्वप्न का भी वैसा ही, स्वप्न माने सपने। आइडियली सपने आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? नहीं आने चाहिए। आए भी आता ही है, लेकिन वो याद भी नहीं रहने चाहिए, इतने साउंड स्लीप होनी चाहिए। सपने क्यों आते हैं? तो रज और तम के कारण ही सपने आते हैं। जितनी अटैचमेंट ज़्यादा उतने सपने बुरे, और जितना आदमी आलस में ज़्यादा उतने सपनों से दुख ज़्यादा। आदमी सुबह उत्साह में क्यों नहीं उठता? क्योंकि दिन भर तम में रहता है और रात में वो तम सपने खराब क्रिएट करता है, इसलिए सुबह उत्साह नहीं। तो विशियस सर्कल चालू ही रहता है। तो आपने उसकी निद्रा भी सही कर दी ना पेशेंट की सिर्फ, तो भी उसको सुख मिलना शुरू हो जाता है। क्योंकि निद्रा का पहली पंचलाइन ही निद्रा यत्तम सुखम है। उसकी निद्रा बैलेंस हो गई तो वो अंदर से बोलेगा सर अच्छा लग रहा है, जो वो पता नहीं रिपोर्ट में क्या हुआ, लेकिन फीलिंग ऑफ वेलबींग उसको आना शुरू हो जाता है। फिर सौंदर्य प्रसाधन, क्या क्या लोग लगाते हैं, शैम्पू से लेकर क्या क्या फाउंडेशन क्रीम्स वगैरह वगैरह। डाई लगाते हैं बहुत सारे लोग। ये डाई लगाने से क्या क्या हो रहा है आजकल? कार्ष्ण्य आ रहा है, पूरा विष जैसे लक्षण निर्माण हो रहे हैं। तो कौन सा डाई यूज़ करते हैं, हफ्ते में कितने दिन यूज़ करते हैं? आपको पॉजिटिव डाई सजेशन भी करते आना चाहिए कि ये वाला डाई यूज़ करो, ये वाली मेहंदी यूज़ करो, ये उर्जिता जैन का ये यूज़ करो। ये भी नॉलेज आपको होना चाहिए, क्योंकि आप बोलोगे कुछ नहीं होता वाइट बालों से, ये तो चांदी है, तो लोगों को नहीं, सबको नहीं चलेगा। तो वो भी आपको बनाते आना चाहिए। सर वो एलोपैथी सर एम्स ऋषिकेश में है ना, वहाँ तो उन्होंने पूरा बैनर लगा दी, कोई बात नहीं अगर आपके सूत्र हो, कोई बात नहीं पूरा सफेद होंगे, कोई दिक्कत नहीं। आइडियली ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता ना, धीरे धीरे होगा वो एक्सेप्टेंस। श्वित्र हो गया, क्या हो गया देखा गया तो? शरीर को तो हुआ है, आत्मा को कहाँ श्वित्र हुआ है? फिलोसॉफिकली बहुत इजी है बोलना, लेकिन नहीं, वही बोल रहा हूँ, सही बात है और ये एब्सोल्यूट ट्रूथ है ये। लेकिन लोग नहीं समझ पाएंगे इसको। धीरे 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 छोटे बच्चे की तरह पेशेंट होता है, उसको धीरे 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 ऊपर लेके जाना पड़ता है। श्वित्र हो गया, इधर सफेद हो गया, क्या हो गया? कुछ तो बिगड़ा नहीं है देखा जाए तो, लेकिन लोग क्या कहेंगे, मेरा चेहरा ऐसा हो गया। अरे भैया आत्मा को देखो ना, आत्मा में इतनी विकृति है, आत्मा पूरा काला भरा पड़ा हुआ है, आत्मा में इतना मैल है, उसको तो कुछ नहीं लेना देना। उन्होंने इसलिए नहीं लिखा कि वो दार्शनिक ज्ञान, वो उन्होंने इसलिए लिखा कि वो ठीक नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने बोल दिया हाँ चलो यही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सही है। तो ऐसा नहीं है, पेशेंट के भी अंतरात्मा में प्रवेश करके प्यार से मोहब्बत से उसको बताना है, और ज़रूरत पड़े तो कटु शब्दों का भी प्रयोग करना है, जैसे मैं करता हूँ हमेशा। तो कटु रस मधुर विपाक, मधुर रस मधुर विपाक, ऐसे हमारा होना चाहिए। या तो शुंठी जैसे बोलो, या तो यष्टि मधु जैसे बोलो, चित्रक जैसे कभी मत बोलो। क्यों? उसके बाद व्यसन, सुपारी, पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, पान पराग, मावा, मद्यपान, बड़ीसेब, तंबाकू, क्या 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 फलाना ढिमका लोग खाते हो, सब देखना चाहिए, और उसकी मात्रा भी लिखनी चाहिए। खानी चाहिए कि नहीं? सुपारी पान खाना चाहिए क्या नहीं? बिल्कुल खाना चाहिए। धन्वंतरी निघंटू में 13 गुनी पान बोला है, वो खाओ मस्त। पान के पत्ते में थोड़े त्रिकटू, कंकोल डालो, लौंग डालो, इलायची डालो, मुलेठी डालो, मस्त रोज़ पान खाना चाहिए। लेकिन किसने नहीं खाना चाहिए? रक्त दुष्टि पित्त प्रकृति ने नहीं खाना चाहिए।
सर लोग तो तंबाकू वाला पान खाते हैं। कीमाम वाला पान खाया जाता है, तो नहीं खाना चाहिए। ऑब्वियस, जाहिर सी बात है, एडिक्शन करने वाला है और वो विकासी द्रव्य है। विकासी मतलब क्या? धातु बंधान विमोच्यति शैथिल्यम करोति, वो विकासी द्रव्य होते हैं। वो तो विकासी द्रव्य ये सब शिथिल कर देते हैं, सब पूरे संधियों को। कषाय रस खाना चाहिए, लेकिन अच्छा वाला कषाय, सुपारी जैसी चीज़ है, ये थोड़ी सी खाई जा सकती है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। कषाय में हरी तकी है, बाल हिरड़ा खा लो भोजन के बाद, सबसे बेस्ट। फिर उसको और भी आदत, मिट्टी खाने वाले लोग मिलते हैं बहुत ज़्यादा, खास करके फीमेल्स। वो गेहूं के दाने चुगते चुगते बहुत मिट्टी खा लेती है। और मिट्टी मृद भक्षण पांडु से लेकर बहुत कुछ हो सकता है मिट्टियों से, क्योंकि मिट्टी है अपाकी द्रव्य है, इसका पचन नहीं होता है, ऐसे ही पड़ी रहती है शरीर में। तो ऐसे अपाकी द्रव्य मिट्टी नाम के कितने हैं, जो भी सिंथेटिक चीज़ें डाली जाती है, केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव, सब मिट्टियाँ है। और ये मिट्टी पड़ी हुई है शरीर में। और अगर आप मृद भक्षण पांडु की चिकित्सा देखोगे तो आप में से कुछ द्रव्य मिलेंगे आपको। तो जो लोग बहुत पैकेज्ड फूड खाते हैं, बाहर का खाते हैं किसी कारणवश, उनको मृद भक्षण पांडु में आपकी चिकित्सा मिलेगी। उसके जो योग है वो इसमें चलते हैं। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा, मानस भाव परीक्षण। आज सबसे ज़्यादा विकृत क्या है? मन। आत्मा का तो छोड़ ही दो, वो आत्मा तो विकृत ही है सबकी। वैसे तो आत्मा विकृत होती नहीं है, ये कहने की बात है, क्योंकि आत्मा सबकी ब्रह्म ही है। लेकिन मानस भाव, अभी इसमें क्या पूछना चाहिए? आज से लेकर लगभग 6 साल पहले तक आपके साथ कोई बड़ा आघात हुआ है क्या? किसी क्लोज रिलेटिव की डेथ हुई है क्या? किसी लड़की से ब्रेकअप हुआ है क्या? ये सब 5-6 साल का उसको पूछना चाहिए मेन। फिर वातावरण कैसा है, घर का वातावरण, ऑफिस का वातावरण, तान तनाव वाला, स्ट्रेस वाला माहौल है क्या? मस्त प्लेजेंट क्लाइमेट है? क्योंकि ये इसका सब इम्पैक्ट पूरे बॉडी पे गिरेगा ना। चिंता है, ये ओजक्षय का हेतु है। चिंता रसवह दुष्टि का हेतु है, ये तो सबसे बड़ा फैक्टर है। तो ये हमें एक अंदाज आना चाहिए कि ओवरऑल उसके लाइफ में ब्लिसफुल एलिमेंट कितना है, और उसको रेटिंग करना है 5 4 3 2 1 के स्केल में। 5 मतलब बहुत ख़राब या 1 मतलब बहुत अच्छा, कैसे भी, इन आइदर वेज आप उसको रेटिंग करो। फिर ये उसको जो भी कोई बीमारी लेकर आया है, मान लीजिए कैंसर, तो ये कैंसर होने के पहले उसको चिंता थी क्या, या किसी चीज़ का डर था क्या, या डिप्रेशन था क्या? जैसे अभी मैंने बहुत सारे सर्वाइकल कैंसर के पेशेंट देखे। उन सर्वाइकल कैंसर के पेशेंट में गिल्ट नाम के एक संवेदना मुझे मिली। बहुत सारे सर्वाइकल कैंसर की फीमेल्स में गिल्ट है किसी ना किसी बात का। वो अलग अलग प्रकार के गिल्ट हो सकते हैं लोगों को, लेकिन ये मिलता है। तो किसी को गिल्ट रहता है, किसी को भय रहता है। भय भी बहुत कॉमन फैक्टर है। गिल्ट से सर्वाइकल कैंसर मतलब अभी वो तो संप्राप्ति किसी की भी कुछ भी बन सकती है। गिल्ट मतलब क्या? विषाद, दुख एक प्रकार का, और निगेटिव इमोशन कुछ भी क्रिएट कर सकता है ना बॉडी में। जनपद ध्वंसाध्याय अगर आप पढ़ोगे तो उसमें पूरी की पूरी श्रृंखला दी है। ज़्यादा खाने से गौरव की उत्पत्ति, गौरव से आलस्य की उत्पत्ति, आलस्य भय शोक कृंता क्रोध, और उससे सभी व्याधियों की निर्मिति। सो गिल्ट मतलब, गिल्ट ये कोई भी निगेटिव इमोशन कोई भी विकृति कर सकता है। कैंसर का हेतु कुछ भी निगेटिव इमोशन हो सकता है, नॉट जस्ट वन हेतु, उसके साथ बाकी भी चीज़ें होती है। एक को नहीं पकड़ना, यही अब आयुर्वेद का वैशिष्ट्य है, अनेकांतवाद। हजारों चीज़ों का एक साथ आपको इंटरप्रिटेशन करते आना चाहिए। आज लोग वही प्रॉब्लम है, टुकड़ा टुकड़ा प्रैक्टिस करते हैं। एक मुद्दे को पकड़ लिया और इससे यह होता है, ऐसे नहीं होता है कभी भी। साइमल्टेनियसली बहुत चीज़ों को लेना पड़ता है। फिर रुग्ण का स्वभाव कैसा है? हड़वा मतलब बहुत जल्दी डिजॉल्विंग नेचर का है, या गुस्से वाला है, या कुड़ते रहने वाला है। ऐसे ही लोग ज़्यादा मिलते हैं। अधूरी ज़िंदगी रहने वाले, मर मर के जीते हैं पूरा, न खुल के हंसते हैं न खुल के रोते हैं। ऐसे लोगों से मुझे बड़ा प्रॉब्लम है यार। मैं उनको यही बोलता हूँ, हाथ पैर के रो लो, रोना है तो हंस लो, हंसना है तो। ऐसे आधी अधूरी ज़िंदगी मत जियो। ये आधी अधूरी ज़िंदगी से अच्छा मर जाओ यार, लेकिन ऐसा मत जियो। तो उसको ये काउंसलिंग करो, लेकिन पोलाइट लैंग्वेज में। हाँ मतलब मैं अभी आपको ऐसे बोल रहा हूँ, उसके सामने ऐसे नहीं बोलूँगा। मेरे अंदर तो वैसे ही चलेगा जो अभी आपको बोल रहा हूँ, लेकिन उसको बताने का तरीका अलग होना चाहिए। उसका जनस से आशय, मनस से आशय समझकर, क्योंकि वो बेचारा भी तो प्रॉब्लम में है। उसको पता नहीं कि वो इमोशनल मेलोड्रामा उसको ही हानिकारक है, इसलिए उसको कटु वचन भी प्रयोग करना पड़ेगा ना। उसको कौन उत्तेजना देगा? नहीं तो उसको वो शायद आपके वचन कटु लग सकते हैं, लेकिन उसका भाव आपका अच्छा है। त्रासन चिकित्सा बताई गई है, कफ प्रकृति के, इसमें लिखा है निस्सुखत्वम सुखाय च। क्षणिक दुख देना उसके चिरकालीन सुख का कारण है, तो उसको दुख दो, उसको बकायदा उसके ईगो को हर्ट करो, जरूरी है। तो फिर आप समाधानी हो क्या भाई जीवन से?
लोग बोलेंगे नहीं है भैया, तो कितना बड़ा मानसिक हेतु है। जो खुद के जीवन से ही समाधानी नहीं है वो क्या इंसाफ करेगा? उसके लिए आज न कल तो व्याधियाँ आनी ही आनी है उसमें। और समाधान का पैसों से कोई लेना देना नहीं है। फकीर व्यक्ति भी समाधानी है और अमीर व्यक्ति भी दुख में है, तो समाधान इज नो वेयर रिलेटेड टू मनी। तो ये उसको हमें कन्विंस कराते आना चाहिए। बहुत लोग पैसों की वजह से ही दुखी है ना, ये नहीं है। तो उसको बोलना है क्या कितना पैसा लगता है, इसको हमें क्या लगता है, आमाशय को क्या लगता है, सिर्फ रोटी लगती है। मन उसमें विशेषण लगाता है, गरम गरम चाहिए, नरम नरम चाहिए, तरम तरम, तरम माने घी वाली चाहिए। पेट को तो सिर्फ रोटी लगती है। तो ये मन सब विकृतियों का मूल है। ये लिखा है इसमें, पूर्वीच्या चुकांबद्दल अपराधीपणा जाणवतो का? भविष्य भूतकाल में जो भी कुछ किया है उसकी वजह से आपको गिल्ट लगता है क्या? हजारों पेशेंट आपको ऐसे मिलेंगे जो 2 टाइप के कॉन्शियसनेस में जीते हैं। हेलो, डबल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल अंडरलाइन। देर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल, विक्टिम कॉन्शियसनेस एंड गिल्ट कॉन्शियसनेस। एक प्रकार के ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे को ब्लेम गेम खेलते रहते हैं लाइफ में। व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति पे आरोप डाले ही चले जाते हैं। इस व्यक्ति ने ऐसे किया इसलिए मेरे साथ ऐसा है, मेरे साथ ऐसे नहीं हुआ इसलिए मैं ऐसी हूँ, मेरे साथ ऐसी परिस्थिति निर्माण नहीं हुई इसलिए मैं ऐसी हूँ। तो ये विक्टिम कॉन्शियसनेस वाले लोग हैं। और दूसरे गिल्ट कॉन्शियसनेस, जो सदा दुखी रहते हैं, सदा तुराहा, मैं तो ऐसे ही हूँ, मेरी तो ज़िंदगी झंड है, मुझे तो फीमेल का जन्म मिला। तो लोगों के लिए दुख के तो हज़ारों कारण हैं। लोगों के पास सब कुछ मिला है लेकिन दुख करते ही रहेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि मेरी दोनों आंखें अच्छी है, मैं देख सकता हूँ, हज़ारों लोग देख नहीं सकते। ये नहीं सोचेंगे कि मेरे सर पे बाल है, करोड़ों लोग हैं जो टकले हैं, गंजे हैं। ये नहीं सोचेगा कोई। लेकिन एक दुख को इतना बड़ा बना देंगे अपनी लाइफ में कि बस उसके पूरा बर्बाद ज़िंदगी। तो ये उसको आपको प्रॉपर टाइम लेके उसकी लैंग्वेज में उसको परोसते आना चाहिए, इन देयर राइस प्लेट की। उसको रियलाइज़ कराओ कि ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हो आप ज़िंदगी की, अनमोल क्षणों को वेस्ट कर रहे हो प्रमाद में। फिर मनाविरुद्ध तडजोड करण्याची तयारी असते क्या? मन के विपरीत कुछ हो गया तो आप उसको कर लेते हो क्या बैलेंस? हज़ारों लोग मिलेंगे नहीं कर सकते, क्योंकि और ज़्यादातर मन के विपरीत ही होता है लाइफ में। मन के अनुकूल तो बहुत कम लोगों के साथ होता है। जिसकी इच्छा शक्ति अच्छी है, जिसका आचार रसायन शुद्ध है, उसके लाइफ में ही जो वो चाहता है वो वैसे होता है। जो हम चाहेंगे वो होगा, इन शब्दों में जीवन है। तो ये ऐसा किसके साथ होता है? जो प्योर है, जिसकी इच्छा शक्ति अच्छी है, जिसका समर्पण है, भक्ति है, उसके लाइफ में जो वो चाहता है वो होता है। लेकिन बाकी रज और तम वालों के साथ क्या होता है? जो वो नहीं चाहता वही चीज़ें होती रहती है और वो उसको भी एक्सेप्ट नहीं करता है और उसका और दुख बढ़ते रहता है। तो ये सब दुख में, माया में लोग फंसते ही चले जाते हैं पागलों की तरह। फिर एकटेपना जाणवतो का? अकेलापन महसूस होता है क्या? ये भी लाखों लोग बोलेंगे अकेला महसूस, सबके साथ है लेकिन फिर भी अकेले है। अरे क्यों लगता है अकेलापन? किस चीज़ का अकेलापन? आदमी अकेला आया है, अकेला जाएगा। उस आत्मा के साथ सुखी रहो जो आपको दी है, वो आत्मा ही तो परब्रह्म है। तो ये उसको रियलाइजेशन कराना है हमें कि वैसे भी कोई आपके साथ आने वाला नहीं है। साया बनकर साथ चलेंगे इसके भरोसे मत रहना, अपने हमेशा अपने रहेंगे इसके भरोसे मत रहना। मखार है भाई, इरशाद तो करो। साया बनकर साथ चलेंगे इसके भरोसे मत रहना। ये श्लोक, ये शायरी सुनाई देना आप पेशेंट को। साया बनकर साथ चलेंगे इसके भरोसे मत रहना, अपने हमेशा अपने रहेंगे इसके भरोसे मत रहना। बहती नदी में कच्चे घड़े हैं रिश्ते नाते प्यार वफा, दूर तलक ये साथ चलेंगे इसके भरोसे मत रहना। और सूरज की तरह हर रोज़ सफ़र पर निकलना पड़ता है, सूरज की तरह हर रोज़ सफ़र पर निकलना पड़ता है। बैठे बैठे दिन बदलेंगे इसके भरोसे मत रहना। सो टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। ये सब उसको मोटिवेट करोगे, उसका मन अपने काबू में कर लिया तो आधा काम तो उधर ही हो गया। क्योंकि मनोमय कोश ही किसको कंट्रोल करता है? प्राणमय कोश को और अन्नमय कोश को। हेलो, डबल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल अंडरलाइन। 5 कोशों से शरीर बना है। सबसे अंदर है आनंदमय कोश, उसके बाहर है विज्ञानमय, फिर मनोमय, फिर प्राणमय और फिर अन्नमय। और कंट्रोल कहाँ से कहाँ है? अंदर से बाहर है। आत्मा, जिसने आत्मा का स्वरूप जान लिया, जिसने ब्रह्म को पहचान लिया, उसको दुनिया की कोई विकृति नहीं हो सकती। हो भी गई तो विकृति मानेगा नहीं। जिसने ब्रह्म को जान लिया, उसको कैंसर भी हो गया तो भी वो सुखी है। और जिसने ब्रह्म को नहीं जाना, उसको प्रतिष्ठा भी हो गया तो भी वो बहुत दुखी है। अष्टावक्र, राइट? हाँ, अष्टावक्र में लिखा है, इस प्रकार का ही भाव है। तो आत्मा को जानो सबसे पहले।
आत्मनमेव मन्येत कर्तारम सुख दुःखयो, मैं ही ब्रह्म हूँ, अमृतस्य वही पुत्र, मैं अमृत का पुत्र हूँ, फिर भी मैं दुखी हूँ, तो मुझसे बड़ा अभागी कोई नहीं हो सकता। तो ये रियलाइजेशन ज़रूरी है और पेशेंट में इनकलकेट करना ये ज़रूरी है। स्टेप बाय स्टेप करो, धीरे 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 धीरे, हर एक सीटिंग में थोड़ा 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 आत्मज्ञान उसे देते चले जाओ। क्योंकि मानस औषधों की चिकित्सा क्या है, कोई भी दवाई जटामानसी हो या सारीवा हो, कोई भी दवाई मन तक नहीं जाती, क्योंकि मन जो है ये अपांचभौतिक है दार्शनों के हिसाब से। आयुर्वेद के हिसाब से तो पांचभौतिक है फिर भी, लेकिन एक्चुअली मन इज अपांचभौतिक, उसके लेवल पे सिर्फ तन्मात्राएं काम करती है। और मन की चिकित्सा इसलिए कहीं पर भी द्रव्यभूत नहीं बताई है। मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी। मन की चिकित्सा क्या है, ज्ञान यानी आत्मज्ञान, अध्यात्म ज्ञान। अध्यात्म की हमने कल भगवद गीता में देखी थी 8वें अध्याय में। किसे बोलते हैं अध्यात्म? ब्रह्म ज्ञान। क्या था वो वाक्य? अध्यात्म का मीनिंग क्या था? अध्यात्म परम ज्ञान। स्वभाव, खुद के स्वभाव को जानना ही अध्यात्म है, और तो कुछ अध्यात्म है ही नहीं। खुद की आत्मा को जानो, यही अध्यात्म है। दैट इज ओनली स्पिरिचुअलिटी। आइंस्टाइन जैसा व्यक्ति भी बोलता है, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स ऑन दिस अर्थ फॉर अ ह्यूमन एक्सपीरियंस। डबल इन्वर्टेड कॉमा सिंगल अंडरलाइन, ध्यान से सुनना। वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स ऑन दिस अर्थ फॉर अ ह्यूमन एक्सपीरियंस। वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स ऑन दिस अर्थ फॉर अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। हम ऑलरेडी भगवान है, सिर्फ पुरुष जन्म लिया है। राम ऑलरेडी भगवान है और हम सब राम हैं वास्तव में, जब तक हम वो जानते नहीं हैं। प्रॉब्लम हमारा सिर्फ यही है कि रावण सबके मन में है और राम अभी तक वन में है। क्यों भाई? इसको भी दे दूं क्या डबल इन्वर्टेड कॉमा सिंगल अंडरलाइन? रावण सबके मन में है और राम अभी तक वन में है। यही तो कारण है दुख का सबसे बड़ा। इसके बाद वो तो अकेलापन लोगों का क्यों लगता है पता नहीं मुझे। मैं तो खुद के साथ 24 घंटे खुश रहता हूँ यार। कैसे लोग अकेले रह नहीं पाते। तो अकेले जो व्यक्ति अकेले में दुखी है ना, वो सबसे ज़्यादा अहंकारी लोग होते हैं। राइट और रॉन्ग? हाँ, जो व्यक्ति अकेले बोलता है कि मैं अकेलेपन से डर लगता है या अकेलेपन में दुख लगता है, जिसको जो बहुत अकेला महसूस करता है, वो अहंकारी व्यक्ति होता है। राइट और रॉन्ग? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं किया। अहंकार मतलब क्या? जो व्यक्ति खुद को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है उसको अहंकारी बोलते हैं। फिर वो पॉजिटिवली दो या निगेटिवली दो। जो बोलता है कि मेरे कारण ही सब कुछ है, मेरे जैसा कोई नहीं, वो भी अहंकारी है। और जो बार बार मैं बकरी के जैसे करता है, मेरी लाइफ दुखी है, मेरे लाइफ में ये हो गया, मैं तो ऐसा हूँ, वो भी अहंकारी है। एक रज वाला अहंकार, एक तम वाला अहंकार है। दोनों है तो अहंकारी, और यही दुख का कारण है। मेन दुख का कारण तो तृष्णा है भैया। चरक शारीरिक में लिख दिया है उसने। सबसे बड़ा कारण क्या है? तृष्णा। तृष्णा माने किसी भी, हाँ, चाह ही सबसे बड़ा दुख है। चाह को छोड़ दो, समर्पण में आ जाओ, विराट को समर्पित कर दोगे तो आपकी छोटी छोटी चाहे तो अपने आप पूरी हो जाएगी। फिर दूसरों से कंपैरिजन। ये हजारों लोग मिलेंगे, ऑलवेज कंपेयरिंग। इसके पास जहन गाड़ी है, मेरे पास, इसके पास मर्सिडीज है, मुझे भी चाहिए। वो कंपैरिजन में तो दुख होना ही होना है। और वाग्भट क्या बोलता है? हेतो ईर्षेत फले न तू। ईर्षा करो, लेकिन किससे करो? आज सौम्य के पास मर्सिडीज है और समीर के पास सिर्फ साइकिल है, तो समीर ने सौम्य से ईर्षा करनी है, लेकिन क्यों करनी है? इसके पास मर्सिडीज कैसे आई, इसने क्या मेहनत की ऐसी कि इसके पास मर्सिडीज है। उन कारणों से ईर्षा करो ताकि वो कारण आपके अंदर आ जाए, ना कि फल से ईर्षा करो। फल से ईर्षा करोगे तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा, लेकिन उसके हेतुओं से ईर्षा करोगे तो आपको समझ में आएगा, अरे सौम्य ने ये अच्छी चीज़ें की, ये मेहनत की, सुबह जल्दी उठती थी, ये करती थी, इसलिए उसको मर्सिडीज मिली, तो आपको भी मिल जाएगी। राइट सर, मुझे से अकेलापन कभी कभी फील होता है, तो मैं अहंकारी हूँ। सभी अहंकारी है, मैं भी अहंकारी हूँ, आप भी अहंकारी हो, सिर्फ कम ज़्यादा है। कभी कभी तो सबको महसूस होता है, आइडियली कभी नहीं होना चाहिए। वो अगर हो जाएगा तो अपने आप वो स्पिरिचुअल जर्नी की प्रोसेस है। अगर वो चला जाता है, इसका मतलब आप ऑन द राइट ट्रैक है। कम हो रहा है तो भी यू आर ऑन द राइट ट्रैक। धीरे धीरे जीरो होने जाना चाहिए। धीरे धीरे आपके अकेलेपन से आनंद होना चाहिए। उल्टा लोग नहीं है तो आनंद होना चाहिए। ये लिखा है चरक शारीरिक में, तत्व श्रुति में, वीरति। अकेले प्रदेश में रहो। लोग क्यों जाते हैं इतने हिमालय वगैरह? जानबूझ के नहीं जाते, उनको
अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इतने लोगों की अटैचमेंट्स, इतने फालतू के इमोशन सहन करने पड़े, इसलिए वो अकेलापन ही पसंद करते हैं, लेकिन वे एंजॉय करते हैं, वे दुखी नहीं होते उसमें। सो दैट इज़ द डिफरेंस। फिर ये ईर्ष्या, मत्सर की भावना, आत्मप्रौढ़ी की भावना, मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, ये सब बहुत हानिकारक चीज़ें हैं हेल्थ के लिए। लेकिन अब आप पाओगे अभी जैसे जैसे आप देखोगे, आप बड़े बड़े बागड़ बिल्ले आएंगे जो खुद को बहुत अहंकारी समझते हैं या तो उनको आपको कैसे काउंसलिंग करोगे आप, आपके ऊपर है। जितना आपका आचार रसायन स्ट्रांग होगा, उतना आप कम से कम शब्दों में लोगों को अपनी ज़्यादा से ज़्यादा गहरी बात पहुंचा सकते हो। अगर आप में आचार रसायन नहीं है तो आप 2 घंटे भी उसको लेक्चर देखो, एक बात भी नहीं सुनेगा आपकी। और आपके अंदर आचार रसायन है तो आप एक वाक्य बोलो उसको, सर आपके लिए चाय बिल्कुल अच्छी नहीं, चाय छोड़ दीजिए, वो आपको कुछ भी नहीं बोलेगा और चाय छोड़ देगा। और आचार रसायन आपका नहीं है तो आप उसको बोलो चाय छोड़ दीजिए, चाय से क्या होता है, चाय तो अमृत है, आपको 1000 प्रश्न और पूछेगा। तो आपका आचार रसायन आपके बॉडी से, बॉडी लैंग्वेज से, शब्दों से, आँखों से प्रकट होता है और वो व्यक्ति ग्रहण करता है उसको। सो उसके ऊपर काम करना एक वैद्य की सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है, जो आजकल नहीं हो रहा है, सब प्रोफेशनल हो रहा है। फिर उसके पूर्वीचे आजार, पहले उसकी कौन कौन सी बीमारियां हुई है, इसका सब इम्पैक्ट बॉडी पे गिरा हुआ है। चिकन पॉक्स हुआ है, मलेरिया, टाइफॉइड, कोविड, क्या क्या हुआ है, कान फूटे हैं क्या, फ्रैक्चर हुआ है क्या, ये सब से उसके धातुओं का बल आपको असेसमेंट करने में मदद होगी। कौन से धातु विकृत है, कौन से धातु में संप्राप्ति हो सकती है, ये सब वो देते हैं। फिर कौटुंबिक आजार, फैमिली हिस्ट्री, हृदरोग की है क्या, कैंसर की है क्या, कि वो भी जेनेटिकली इम्प्लाई करेगा कि वो उसकी चीज़ें वीक हो सकती है। हृदरोग की हिस्ट्री है, डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, तो आपको उसके मर्म परिपालन के लिए कुछ औषधियों का चयन करना ज़रूरी है उसके इसमें। अभी वो औषध कौन सी आएगी वो बाद में डिपेंड करेगा। जैसे किसी के पापा को भी, मम्मी को भी, दोनों को भी बाईपास हुआ है या किसी को कुछ हुआ है, तो इस व्यक्ति में 100% हार्ट का कुछ ना कुछ हो सकता है। इसीलिए आप उसका जो भी कुछ निदान होगा, मान लीजिए प्रतिशय का पेशेंट है और वो बोलता है कि मेरे मम्मी पापा को हार्ट का प्रॉब्लम है, तो आप उसके जो भी कुछ औषधि फॉर्मुलेशन दोगे वो प्रतिशय हर भी होना चाहिए और रुद्र बल्ले भी होना चाहिए। ऐसी दवाई आपको आनी चाहिए। यही एक सच में योजक का काम है। इसलिए बोला है योजकः तत्र दुर्लभः। सबसे बड़ा दुर्लभ कौन है? योजना करने वाला। क्योंकि हजारों फैक्टर देख के एक द्रव्य पे आना कोई मजाक है क्या? इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन यही तो कला है, यही तो सीखना है कि इतने फैक्टर्स में देख लूँ, उसके बाद में एक द्रव्य पर आ जाऊँ और वो एक द्रव्य सभी पे काम कर जाए। ऐसा वैद्य आपको बनना है। कम से कम औषधि में ज़्यादा से ज़्यादा रेंज कवर करनी है। फिर उसका परीक्षण आज हमने देखा, यकृत, प्लीहा, नाद कैसे है, स्पर्शा सहत्व, पीड़ना सहत्व, वो सब हमें देखना है। फिर बाकी स्रोतस वाइज भी आप कर सकते हो। अष्टविध, जिह्वा, नाड़ी, स्पर्श, आकृति, शब्द, उसका वजन लेना है। सार, संवहन, अग्नि, कुष्ठ, संधि, संधि कैसे है। पैरों का आज मैंने दिखाया था कि काफ मसल का, रोज़ हर एक पेशेंट का काफ मसल का फील लेना है, उससे आपका उसका संवहन पता चलता है। जिसका बहुत शिथिल होता है उसका मेद शैथिल्य होता है, जिसका बहुत टाइट होता है उसके अंदर मल विबंध की हिस्ट्री मिलती है। तो ऐसे सिर्फ स्पर्श से भी बहुत चीज़ें समझ में आने शुरू हो जाती है। शब्द से बातें समझ में आ जाती है। आदमी बोलता कैसे है, उसका पिच कैसा है, धीरे धीरे बोल रहा है, डरा हुआ है भाई, योजक्षय है, आवाज़ में कनखरता है अमिताभ बच्चन जैसी, कॉन्फिडेंट व्यक्ति है, मज्जासार है, अस्थि मज्जासार है अमिताभ बच्चन, सोनू निगम शुक्रसार है ना। सभी के देखो कौन सी आवाज़ में क्या क्या है छुपा हुआ, तो वो सब सारता आपको आवाज़ से समझ में आनी चाहिए। पेशेंट बोले तो आपको सारता समझ में आ जानी चाहिए। पेशेंट की आंखों में देखो तो आंखों से सारता समझ में आनी चाहिए। आंखें वाइट है, मस्त है, प्यारी प्यारी है, शुक्र सारता है। आंखें छोटी है, कैसी कैसी तो भी है, आंखों की उसकी आई मूवमेंट कैसी है, आपसे बात कर रहा है, इधर 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 देखते जा रहा है, चंचलता है, बात प्रकृति का लक्षण है। ये सब ऑब्जर्व करना है, उसके लिए बोलने की भी जरूरत नहीं, जस्ट देखो, देखते चले जाओ। जितना ऑब्जर्वेशन अच्छा। एक हमारे सर ने हमें एक फर्स्ट ईयर में हमें एक किस्सा बताया था। एनाटॉमी का ये चल रहा था, सब बच्चे एनाटॉमी की क्लास में थे, डिसेक्शन के लिए गए थे और वहाँ पे एक कटोरी में गंदा पानी रखा था, कीचड़ का। और सर ने बोला कि आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, तभी आप सच्चे डॉक्टर बन सकते हो। तो फिर उन्होंने ऐसे लिया, उंगली डाली उस गंदे कीचड़ के पानी में और चाट लिया और बोला आप सब लोग ऐसे करो अभी, क्योंकि आपको किसी भी चीज़ से गंदगी भी नहीं लगनी हो चाहिए। और डॉक्टर्स ना, आपको हर एक चीज़ में अभी ये लगना चाहिए। तो सभी बच्चों ने ऐसे ही किया, उंगली डाली और लिया। और क्योंकि वो इतने बड़े ये थे प्रोफेसर, उनका सुनना ही पड़ा। फिर उन्होंने बोला किसने ये उंगली डाली और ये उंगली चाटी? तो किसी ने भी नहीं चाटी थी।
उन्होंने डाली ये थी लेकिन चाटी ये थी, लेकिन किसी ने ऑब्जर्व ही नहीं किया वो चीज़। तो आपका ऑब्जर्वेशन इतना माइन्यूट होना चाहिए। ठीक है, फिर ब्लड प्रेशर हो गया। नाखून देखने चाहिए, हर एक पेशेंट के नाखून के ऊपर दाग है क्या, कटते हैं क्या, टूटते हैं क्या। अभी हमारे सर एक वैभव मेहता सर, वो सिर्फ नाखून की एनसाइक्लोपीडिया बना डाली है उन्होंने। हज़ारों पेशेंट में सिर्फ नाखूनों के फोटो है, बात रखते में ऐसे नाखून, कैंसर में ऐसे नाखून। ये कई बार भी आपको गूगल पे भी नहीं मिलेगा। सो आप एक भाव पदार्थों को ले लो और उसको डॉक्यूमेंट करो। सिर्फ पेशेंट की आंखों के फोटो निकालो, हज़ारों। आप एक कोर्स तैयार कर सकते हो। कोई भी पेशेंट आए, आंखों की फोटो निकालो। अभी आज वो कैंसर का पेशेंट आया था, उसकी आंखें देखी कैसी थी, पीताभ आंखें थी और ऐसी मृतोपम आंखें थी, कुछ भी उसमें भाव नहीं थे और पीताभ थी। तो यह ऑलरेडी पित्तचय का लक्षण था उसका। तो ये सब हमें समझ में आने लग जाता है धीरे। नाक देखो, आंखें देखो, भ्रू देखो, सबका चेहरे से भविष्य कैसे बनता है, वो उसके ऊपर किताबें हैं, बॉडी वो सीखो। 1 मिनट में आपको पूरा स्कैन मारते आना चाहिए। पेशेंट को देखते देखते समझ में आना चाहिए कि व्यक्ति क्या होगी बाबा, स्पिरिचुअल है, नहीं है, एगोनिस्ट है, एथिस्ट है, जो भी कुछ है। इतना माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करने की कला सीखनी चाहिए। ये एक्चुअल में केस टेकिंग होता है। और ऐसा कोई बागड़ बिल्ला लेता है दुनिया में, आयुर्वेद वाले छोड़कर, मतलब एलोपैथी की। आयुर्वेद में तो बहुत अच्छे लोग लेते हैं केस टेकिंग, एलोपैथी में ऐसा कुछ है ही नहीं। दे आर ऑल डिपेंडेंट ऑन मशीन्स, सब मशीन हो चुके हैं, लेकिन हमें ह्यूमन बनना है। सर इसमें ना आप शॉर्ट हिस्ट्री भी बता दीजिए। ये एंड कर देना। मैं रुक जाइए, किस नाम से